चलो, तो कौन सा टॉपिक आज अपने डिस्कशन वाला? क्या है टॉपिक? ऐसे। तो ऐसे लिखना है कि निबंध लिखना है? तो समझ में आ चुका है क्या लिखना अपने लिए सबसे पहली चीज? अब थोड़ा थोड़ा ना कुछ चीज़ें तुम लोग बताते जाओ ना, फिर अपन इस टॉपिक को ब्रेक करते हैं। तो जो हमारा पेपर है, तो उसमें निबंध का कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट है? बहुत कमी कंट्रीब्यूशन है। मतलब टोटल मेंस हमारा 1400 नंबर का होता है और ऐसे सिर्फ कितने नंबर का है? 100 नंबर। तो यदि अपन देखा जाए तो ऐसे से बहुत कोई फर्क क्रिएट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बहुत ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, लेकिन बात वही है, बूंद बूंद के करके घड़ा बढ़ता है। और सबसे ज़्यादा इस पेपर में प्रॉब्लम किन के लिए आती है? रीजन क्या है कि हमारे यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? कितने परसेंट है? और यदि 40% हम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में पास हो पाएंगे या ओवरऑल मेंस में पास होंगे कि नहीं होंगे? चलो, कम से कम 15 से लेके 20 नाम ना मैं अभी आपको गिना सकता हूँ, लेकिन गिनाऊंगा नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता है किसी के बारे में बताना। मतलब बहुत सारे लोग ना ऐसे भी पहचान के हैं जो आते जाते मिलते रहते हैं ना, कि आप सोचो कि मैं आपको एक रफ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 2017 की बात बता रहा हूँ। कब क्या बता रहा हूँ? 2017, ठीक है। उस साल जो इंटरव्यू कॉल आए थे बच्चों के लिए, क्या आए थे? इंटरव्यू कॉल। वो लगभग कट ऑफ कितना गया था? कितने नंबर? 726। अब आप सोचो किसी के नंबर इतने हैं, कितने नंबर है? तो क्या लगता है इसके लिए पोस्ट क्या मिली होगी उस साल? डीसी की पोस्ट मिलनी चाहिए। चलो डीसी नहीं मिलेगा, कोई भी सेकंड क्लास पोस्ट मिलनी चाहिए। हाँ, ये जो भी मैं नाम बता रहा हूँ ये ना ऐसे में नंबर इतने थे। तो क्या लगता है इंटरव्यू कॉल आया होगा कि नहीं आया होगा? नहीं आया था, ठीक है। ये नंबर पता कब चले? जब स्कोर कार्ड को डाउनलोड किया। सोचा यदि ऐसे में मिनिमम 40 नंबर आ गए होते तो जो सिलेक्शन अगले साल हुआ वो सिलेक्शन इस साल ही हो गया होता, और अगले साल थोड़ा इससे कम पोस्ट पे हुआ, उस साल इससे बड़ी पोस्ट पे हो गया होगा, ठीक है। यदि मैं 2018 की बात करूं तो ऐसे 4 से लेके 5 लोगों को मैं जानता हूं कि जिनके ना अच्छे खासे नंबर थे मेंस में, और ऐसे में मतलब वो कहते ना कि तुम लोगों ने भी इथिक्स में पढ़ लिया होगा, कंपैशन, एम्पैथी। तो वो आदमी कितना अच्छा था कि जिसने इतने नंबर दिए थे किसी के लिए, मतलब ए नंबर दिए हैं, और कोई मेंस में ना लगभग इतने नंबर के आसपास चल रहा है। और मैं इंग्लिश मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल हिंदी मीडियम के लोगों के दे रहा हूँ कि कोई हिंदी मीडियम से इतने नंबर लेके आया है, कोई इतने नंबर लेके आया है, और ऐसे में नंबर इतने दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि ऐसे वाला जो टॉपिक है ये बहुत सिंपल है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है अपने लिए। एक्चुअल में बहुत सिंपल होता है, इसको कॉम्प्लिकेटेड हम बना देते हैं। उसका रीजन क्या होता है ना कि मैं जितने लोगों से बात करता हूँ ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ 85% लोग ना डायरेक्ट अपना ऐसे मेंस में जाके लिखते हैं। 85% की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 15% ऐसे होते हैं कि जो ऐसे की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जबकि आप सोचो कि आप पेपर 1 की बात करो, पेपर 2 की बात करो, पेपर 3 की बात करो ना, आप मल्टीपल पेपर लिख लेते हो प्रैक्टिस के, 1 पेपर, 2 पेपर, 10-10 पेपर लिख लेते हो। नॉर्मली भी आंसर राइटिंग करते रहते हो सब लोग। जब हम ऐसे की बात करते हैं, शायद सबने आखिरी ऐसे स्कूल या कॉलेज में लिखा होगा, फिर अपन को लगता है कि मेरा नॉलेज इतना अच्छा है, मेरा कंटेंट इतना अच्छा है, फिर मैं फेल हो गया। फेल आप हुए नहीं हो, आपने अपने आप को करवाया है गलतियां करके। तो सबसे पहले अपन एक एक डायमेंशन को ब्रेक करेंगे। पहले थोड़े से तुम लोग बताते जाओ तुम लोग की तरफ से क्या क्वेश्चंस हैं, तो उसी हिसाब से अपन डिस्कशन को थोड़ा सा वाइंड अप करते जाएंगे। पहला डाउट क्या आता है तुम लोग के दिमाग में? कोई भी डाउट नहीं आते हैं? ये तो और ही अच्छी चीज़ है कि सबको सारी चीज़ें आ रही हैं। क्या डाउट आते हैं ऐसे लिखने पर? लिंक नहीं होता है। चलो, मतलब इसको अपन लिंक बोल सकते हैं या फिर फ्लो बोल सकते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत? स्टार्ट कैसे करें? ठीक है, अच्छा
ठीक है, और स्पीड, ठीक है, और चलो मतलब इससे मुझे एक चीज समझ में आ गई है, अपन को पूरा ही डिस्कस करना है। मुझे लग रहा था कि 20-30% डिस्कस करना हो, बाकी चीजें पता हो, मतलब ये अपन मान चुके हैं कि अपन को पूरे डिस्कस ही करना है 100% चीजों को। तो चलो अपन ऐसे की ना एक एक डायमेंशन को डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। अब पहली चीज तो ना दिमाग से ये हटा दो कि ऐसे हमारे किस चीज का टेस्ट है। ऐसे ना हमारे ज्ञान का टेस्ट नहीं है, वो हमारा ज्ञान जानना नहीं चाह रहा है ऐसे के माध्यम से। ज्ञान तो है ही, उसके साथ साथ उसको 2-3 चीजें और देखनी है। क्या देखना उसको ज्ञान के साथ साथ? यह हमारी क्रिएटिविटी, कि हम अपने थॉट्स को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगली चीज हमारी लिखने की स्टाइल या शैली किस टाइप की है। अगली चीज हमारे लिए क्या जरूरी है, भाषा की समझ। कि वही वाली बात हो गई ना कि आपको एक सेंटेंस लिखना है, मैं वहां गया था, और दूसरा तुमने क्या लिख दिया, मैं वहां गया, तो अंतर बहुत ज्यादा है। तो एक बात मान के चलो, ऐसे में ना सिर्फ और सिर्फ आपके ज्ञान के आधार पर नंबर नहीं मिलते हैं। ज्ञान के आधार पर जो नंबर मिलने थे ना, वो आप पेपर नंबर 1 से लेके 5 करके आ गए हो, वहां पे अपना अपना नॉलेज प्रेजेंट किया और आपको नंबर मिल गए हैं। ऐसे में नंबर तभी मिलेंगे जब आपके लिखने का तरीका क्या हो, क्रिएटिव हो, कि आप काफी ज्यादा ना इनोवेटिव या क्रिएटिव तरीके से लिख पा रहे हो, ठीक है। सेकंड चीज कि जो भी आपके लिखने की स्टाइल है, कि वो एक प्रॉपर स्टाइल में आप लिख पा रहे हो, कि जब भी आप लिख रहे हो फ्लो आ रही हो। दिलीप से बोलना, स्टाइल खराब है। हेलो, कि ना आप हेलो, चलो, आपकी स्टाइल कैसी है। अगली चीज, आप पे लैंग्वेज की कमांड कितनी ज्यादा है। जितनी अच्छी आपकी लैंग्वेज की कमांड होगी ना, उतने अच्छे आपके थॉट्स आते हैं, आप उतने अच्छे से अपने ऐसे को बांध सकते हो। तो लिखते जाओ ये सब चीजें कि ऐसे में हमारे लिए कितनी चीजें चाहिए, ठीक है। कर ली चेंज कर ली। अब इसके बाद ना अगली चीज जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बताओ क्या लगता है, ऐसे हमारे लिए एक ओपन एंडेड टॉपिक है कि क्लोज एंडेड है। ओपन एंडेड है, तो ये तो हम सबको पता है कि ऐसे में क्या क्या करना है। तो हमें ज्यादा जानना जरूरी क्या है कि ऐसे में क्या करना है, कि पहले ये जानना जरूरी है कि ऐसे में क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले अपन क्या जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं ना कि जो हमें ऐसे में बिल्कुल भी नहीं करना है। तो तुम बताओ, तुम लोग के हिसाब से सबसे पहली चीज कौन सी होती है कि जो ऐसे में नहीं करनी चाहिए। क्या लगता है, ऐसे के माध्यम से तुम क्या दिखा रहे हो, अपनी भावनाएं। तो यदि तुम्हारा लिखने का तरीका ही गलत है, या तुम्हें क्या नहीं आ रहा है, या तुम्हारी व्याकरण ही गलत है, तो कभी ऐसे सही लिख पाओगे क्या। तुम्हें बात करनी है कि एक समय की बात है, और समझ रहे हो, तुम्हें लिखाना है पास्ट टेंस में, तुम लिख रहे हो कि वो आज तक जिंदा रहेगा, वो ये कर सकता है। तो ऐसे में सबसे पहली चीज जो हमें नहीं करनी है, वो हमें ना अपनी भाषा में गलती नहीं करनी है, हमें व्याकरण में गलती नहीं करनी है। आप जैसे ही व्याकरण गलत करने लगोगे कि जहां पे आपको क्या लिखना है मैं, और आप क्या लिख रहे हो, तो नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। नहीं, सामने वाला आपके विचारों को जान ही नहीं पा रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप बेसिकली बोलना क्या चाह रहे हो। तो सबसे पहली चीज क्या है ऐसे में जो हमें गलत नहीं करना, वो क्या गलत नहीं करना है, व्याकरण, ठीक है। एक चीज क्लियर हो जाती है। सेकंड चीज जो हमें बिल्कुल नहीं करना है कि ये बताओ, अभी आप अपनी लाइफ में कुछ अचीवर्स हो कि स्ट्रगलर हो।
स्ट्रगल चल रहा है हर किसी का अपनी जिंदगी में। अब तुम ऐसे में लिखोगे मैं एलिमेंट कि एक समय की बात है जब मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता था, तुमने ऐसे की शुरुआत ऐसे की है, या फिर तुमने लिखना चालू कर दिया मेरे विचार से देश और समाज में ये परिवर्तन आने चाहिए। तुम हो कौन आखिर? कुछ अचीवर हो क्या? तुम महात्मा गांधी हो, तुम प्रधानमंत्री हो, तुम सांसद हो, तुम वैज्ञानिक हो? तो सेकंड चीज जो ऐसे में नहीं लिखना है वो क्या है? सेल्फ ग्लोरिफिकेशन। हम कभी पर्सनल एग्जाम्पल नहीं देते हैं, हम कभी अपनी जिंदगी के बारे में नहीं लिखते हैं, हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। अपन ये बोल सकते हैं कि समाज को बदलने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं, बट ये नहीं लिखेंगे कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, कि मैंने डिसाइड कर लिया है। तो दो चीजें समझ में आ चुकी हैं। पहली चीज क्या गलती नहीं करनी है? व्याकरण। दूसरी गलती क्या नहीं करनी है? क्या नहीं करना है? कि सेल्फ एलिमेंट ऐसे में कहीं भी लेके नहीं आते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है। आते हैं अपनी थर्ड चीज पे। अब सोचो ऐसे आया है तुम्हारे लिए आपदा प्रबंधन का। किसका ऐसे आया है? और तुमने शुरुआत कर दी है किस बात से? बढ़िया सा तुमने एक रहीम दास का या कबीर दास का दोहा लिख दिया। कौन सा बताओ? कोई भी का दोहा लिख दिया तुमने। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब तुमने सोचा कि मैं एकदम रहीम दास का वो दोहा लिखूंगा, सामने वाला एकदम देख के रो देगा, इमोशनल हो जाएगा, पागल हो जाएगा कि क्या ही अच्छा ऐसे लिख रहे हैं। तो जो अगली गलती होती है ना वो हमसे होती है कोटेशंस पे, कि हम दोहे लिखने में करते हैं, कि हम संस्कृत के श्लोक लिखते हैं जिनका ना उस निबंध से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ऐसे तुमसे पूछा जा रहा है विज्ञान और तकनीक में तुम लिख रहे हो यत् नारेस्तु पूज्यन्ते, तो दोनों का लिंक है कि नहीं है? तो सबसे पहले ना हमें किन चीजों को अवॉइड करना है? अनरिलेटेड कोटेशंस को। कोटेशंस नहीं आ रहे हैं कोई बुराई वाली बात नहीं है, हम अपना कंटेंट एनरिच रखेंगे। इतना हर किसी आदमी पे ना दिमाग होता है कि 2-4 कविता की लाइन बना के लिख सकता है, वो बना के लिख दो, बट अनरिलेटेड चीजें में कुछ भी नहीं लिखनी है। ठीक है। अब जो सबसे लास्ट में ना ऐसे में हमसे मेजर गलती होती है और जो हमें सबसे ज्यादा अवॉइड करनी है, कि बताएं कि सामने वाले तुम्हारे पिताजी हैं। क्या हैं? पिताजी हैं। पिताजी और तुम्हारी सोच मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो तुम्हें उसकी भावनाओं को काबू में रखना है कि भावनाएं भड़का देना है? काबू में रखना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आ जाए प्रेम विवाह बनाम भारतीय संस्कृति, ऐसे टॉपिक आ जाते हैं। कितने लोगों के घर में लव मैरिज को पसंद किया जाता है? 1 या 2% के लोगों के घर पे। बाकी पिताजी माताजी क्या चाहते हैं? बच्चा किसकी पसंद से शादी करे? घर वालों की। अब ऐसे तुमने लिखा है और वहां पे तुमने लिखा है कि आज की युवा पीढ़ी को अधिकार है कि अपना जीवन साथी खुद चुन सके। माता पिता का दायित्व होता है बच्चों को पढ़ाना और जीवन साथी का चुनाव करने के लिए छोड़ देना। ठीक है। भारत जैसे देशों में परिवार के दबाव में कई रिश्ते टूट जाते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। तो तुम क्या कर रहे हो? सामने वाले की भावनाओं को समझा रहे हो कि बढ़ा रहे हो? वो चेक करने वाला ना कॉपी फाड़ देगा, उसको दिख रहा होगा मेरा बेटा क्या लिख रहा है कॉपी में। बचपन से इतने संस्कार दिए, इसको समझाया, पढ़ाया, इतना खर्चा किया, आज मेंस तक पहुंचा और ये कह रहा है कि विवाह करना अच्छा है, प्रेम विवाह। पिताजी को बेटी की इच्छा माननी चाहिए। तो सबसे पहले ना हमें इन 4 चीजों का ध्यान रखना है जो ऐसे में बिल्कुल नहीं करना है। एक चीज, व्याकरण की बिल्कुल गलती नहीं करनी है, क्योंकि यहीं पे हमारे उसके लिए भाषा और शैली के बारे में पता चलेगा। सेकंड चीज, सेल्फ एलिमेंट जैसा कुछ भी नहीं होता है, हम अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं करते, अपने बारे में कुछ नहीं लिखते हैं। अगली चीज, अनरिलेटेड कोटेशंस के बारे में कुछ भी नहीं लिखना है, जो वही कोटेशंस लिखेंगे जो ऐसे में लिंक हो रहे हैं। और फोर्थ चीज, हमें ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या थॉट्स रिप्रेजेंट नहीं करने हैं जो चेक करने वाले की भावनाओं को बढ़ा दे या उसको प्रोवोक कर दे, कि उसको देख के गुस्सा आ जाए। कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे आ गया धर्म के बारे में और तुमने एक व्यक्तिगत या एक धर्म विशेष की बुराइयां कर दी हैं और वो चेक करने वाला उसी विशेष धर्म से लिंक हो रहा है, तो अपने आप नंबर ज्यादा होंगे कम हो जाएंगे? और वही लोग होते हैं फिर कहाँ पे आकर रुक जाते हैं। वो कहता है अब लो अगले साल लिखना, फिर बताना प्रेम विवाह सही था कि गलत था। वो 1 नंबर ना तुम्हारा विवाह चेंज करा देता है। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। चलो अब अपन बात करें दी किसी भी अच्छे ऐसे को लिखने की ना, तो किसी भी ऐसे को ना लिखने के 7 चरण होते हैं। टोटल कितने चरण हो जाते हैं? टोटल कितने स्टेप होंगे? 7।
तो तुम लोग नाम भी लिखते जाओ, फिर अपन एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो सबसे पहला चरण होता है ऐसे के टॉपिक का चुनाव करना। सबसे पहला चरण क्या होता है? ऐसे के टॉपिक का चुनाव करना। चलो अब हम समझते हैं ऐसे के टॉपिक का चुनाव करना क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है। फॉर एग्जाम्पल कि तुमने 3 टॉपिक दिखे हैं, तो एक टॉपिक लिखा है भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका, पहला टॉपिक हो गया, ठीक है। सेकंड टॉपिक मान के चलते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा टॉपिक हो गया रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। बस इतना सा टॉपिक दिया है। अब इस पेपर में क्या होगा कि 90% लोगों के ऐसे किस पे जा रहे होंगे? किस पे जा रहे होंगे? महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण प्रदूषण। अब तुम क्या सोचोगे कि मुझे कुछ नया और इनोवेशन करके दिखाना है, और तुम टॉपिक कौन सा डालोगे? रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। अब तुम्हारे लिए 10 पेज का कंटेंट है क्या इस चीज में? तो हमारे लिए ना कभी भी एडवेंचर करने में नहीं जाना है। हमें ये सोच के नहीं जाना है कि इस टॉपिक पे कोई नहीं लिख रहा है तो मैं लिखूं। होगा क्या? तुम कुछ भी लिख रहे होगे, तो वहां पे तुम्हारे लिए कम से कम एवरेज मार्किंग होती, यहाँ तो मार्किंग से तुम बाहर हो चुके हो। तो सबसे पहले हम टॉपिक कौन सा देखते हैं जिसमें हम क्या हो कंफर्टेबल। तो सबसे पहले हम ऐसे में वही टॉपिक उठाएंगे जिसमें हम कंफर्टेबल हैं, ना कि जो कोई नहीं लिख रहा है। यदि ऐसा है कि 3 टॉपिक ऐसे मिल रहे हैं कि हम तीनों में कंफर्टेबल हैं, फिर अपन कौन सा टॉपिक उठाएंगे जिसको हमें लग रहा है कि ज्यादा लोग नहीं लिख रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले हम टॉपिक किसके हिसाब से देखते हैं? अपने कंफर्ट के हिसाब से। क्योंकि यदि तुमने टॉपिक का गलत चुनाव कर लिया है ना, तो ऐसे कभी किसी का सही लिखा ही नहीं जा सकता है। यदि तुमने गूगल मैप पर लोकेशन गलत लगाई है तो कभी सिटी पहुंच पाओगे क्या? बस भटकते रहोगे। पहुंच जाओगे नो डाउट, बट भटकाव आ जाएगा, और भटकाव आएगा तो अल्टीमेटली ऐसे में फेल हो चुके हो। क्योंकि तुम लॉजिकली सोचो थोड़ा सा, ऐसे लिखने के पहले तुम अपने आप पे सोचो कि जब तुम आंसर राइटिंग करते हो ना, तो तुम आधा पेज लिखते हो। कितना पेज लिखते हो? मैक्सिमम 2 पेज लिखते हो। यदि तुमने आधा पेज गलत लिख दिया, पूरा आंसर गलत लिख दिया है, तो चेकर ये सोचता है कोई बात नहीं, अगले आंसर में इसने सही लिख लिया होगा। तो अपने आप को बचाने का एक तरीका तुम्हारे लिए कि 2-4 नंबर कम होंगे तुम्हारे, लेकिन तुम अपने आप को बचा लोगे। लेकिन यदि ऐसे में सामने वाले को 10 पेज तुम्हारे पढ़ने हैं और पहले 2 पेज पूरे इर्रिलेवेंट हो चुके हैं ऐसे के टॉपिक से, तो क्या लगता है सामने वाला आदमी 8 पेज पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? यदि पढ़ भी लिया उसने मजबूरी में, तो उसका इंप्रेशन क्या हो चुका है पूरे ऐसे के लिए? नेगेटिव। तो ये मान के चलो, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितने भी मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है ऐसे के बारे में, क्योंकि मेरा ऐसे बहुत गंदा था इंग्लिश वाला एक समय। हाँ बहुत अच्छा है, मतलब 2019 के मेंस में यूपीएससी मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्किंग थी ऐसे के पेपर में, ठीक है। उसके पहले बहुत ही गंदे ऐसे लिखता था मैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसे के बारे में पूछा, तो जो मोस्टली लोगों का कहना था ना, वो सब ये बोलते थे कि ऐसे की जो 70% मार्किंग का परसेप्शन है, मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, मार्किंग का परसेप्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे बन जाता है कि जब सामने वाला आपका 1.5 पेज का या 2 पेज का इंट्रोडक्शन पढ़ता है, उसके दिमाग में अपने आप पिक्चर बन जाती है यार कि यार इसको 50 में से 30 नंबर तो देने हैं, 25 नंबर तो देने हैं, ये दिमाग में बना लेता है। फिर वो आगे के कंटेंट पे डिपेंड करेगा। तुमने यदि बहुत अच्छा डिलीवर किया है तो वो हो सकता है 30 से कितने पे चला जाए, 35 पे, और यदि तुमने खराब डिलीवर किया है तो वो कहाँ पे आ जाए, 22 या 25 पे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अब वो 0 पे आ जाए। और लेकिन तुम्हारा यदि इंट्रोडक्शन बिगड़ चुका है या तुमने अनरिलेटेड लिख दिया है, दिमाग में इंप्रेशन जा चुका है, अब ये मेरा ना 80% टाइम खराब करने वाला है, तो दिमाग में सोच लिया है कितना भी कुछ कर ले, नंबर कितने दूंगा, 15-17। बहुत अच्छा तुमने लिख दिया ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हें ले जाके इतने पे छोड़ देगा। और ही घटिया कर दिया तो बाकायदा वो इतने नंबर पे ले जाके छोड़ देता है, 10-11 नंबर पे। तभी ऐसे के पेपर है ना 22 नंबर आते हैं लोगों के टोटल 100 में से, किसी के 13 नंबर आते हैं। देखना एक बार रिजल्ट आने दो, ऐसे ऐसे महारथी मिलेंगे। कुछ लोग तो और ही इंटेलिजेंट रहते हैं कि वो कहते हैं मुझे ना सिंगल डिजिट के नंबर चाहिए, ये मेरा फेवरेट नंबर है 007, तो बाकायदा वो स्कोर भी कर लेते हैं इतने नंबर। तो सबसे पहली डायमेंशन हमारे लिए जो ध्यान रखना है वो कौन सी डायमेंशन है, टॉपिक का सिलेक्शन।
तो जब भी हम ऐसे का पेपर उठाएं, बहुत आराम से टाइम लो, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, सारे टॉपिक ध्यान से पढ़ो और लिस्ट बनाओ किस किस में हम कंफर्टेबल हैं। जब हमें समझ में आ जाए कि हम 2 में कंफर्टेबल हैं, फिर हम रिस्क वाले फैक्टर पे जाएंगे कि मुझे लग रहा है अच्छा इसका ऐसे कम लोग लिख रहे होंगे तो मैं इस टॉपिक को उठा लेता हूँ। लेकिन पहले हम क्या देखेंगे? हमेशा कंफर्ट। पहले डायमेंशन क्लियर हुई, चलो सेकेंड डायमेंशन लिखो कि सोचना, इसको बोलते हैं सोचने की डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन। अब सोचने का मतलब क्या है कि हमने टॉपिक का चुनाव तो कर लिया है कि इस टॉपिक पर लिखना है। अब हमने डायरेक्ट लिखना चालू नहीं होते हैं, हम पहले ना अपने आप को समय देते हैं 5, 7, 10 मिनट का, और हम उसके बारे में सोचते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने देख लिया 21वीं सदी की नारी, टॉपिक का नाम क्या है? 21वीं सदी की नारी। अब इसकी एक डायमेंशन हो सकती है कि 1000 डायमेंशन, 1000 डायमेंशन हो सकती है, बट मुझे लिखना है ऐसे 40-45 मिनट के अंदर, तब मैं पूरे 1000 पॉइंट लिख सकता हूँ क्या? तब मैं क्या करूँगा? अपने आप को क्या करूँगा? थॉट्स को लिखना चालू करूँगा कि 7-8 मिनट के अंदर कितने थॉट आ रहे हैं दिमाग के। तो मैंने बस इन चीज़ों को सिर्फ लिखते जाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोचना और क्या करेंगे? लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, बस। तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि अब मैं जितना भी ऐसे लिखूंगा मुझे इन पॉइंट के बाहर नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए इन्हीं पॉइंट के अंदर मुझे क्या खत्म कर देना अपना ऐसे। अब लिखने बताओ, अभी जो मैंने सोचा है तो ये सब मैंने एक क्रम में सोचा होगा कि अव्यवस्थित तरीके से? अव्यवस्थित तरीके से। तो लिख लो तीसरा चरण क्या होता है? ऐसे की संरचना बनाना, निबंध की, या उसका स्ट्रक्चर बनाना। लिखा। अब जब अपन ऐसे की संरचना बनाएंगे ना तो अपन ऐसा डिवाइड करते हैं कि पहले मेरा पार्ट कौन सा हो जाएगा? इंट्रोडक्शन, फिर क्या हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कंक्लूजन। तो जो मुझे टोटल ऐसे लिखना है उसका लगभग कितने परसेंट पार्ट? 8%। किसके लिए रखते हैं अपन लोग? इंट्रोडक्शन में। लगभग 8% पार्ट किसमें? कंक्लूजन में। मतलब 8 से 10 चलता रहता है। और लगभग 80% पार्ट किसके लिए? बॉडी के फॉर्म में। मतलब यदि मुझे 10 पेज का ऐसे लिखना है तो इंट्रोडक्शन मेरा कितने पेज में हो जाना चाहिए? 1 पेज। कंक्लूजन कितने पेज में? और बाकी बचा हुआ मेन बॉडी 8 पेज। ये तरीका समझ में आ गया। अब फिर अपन क्या करेंगे कि जो मैंने ना सेकंड स्टेज में बहुत सारे थॉट्स सोचे थे, तो मैंने 50 थॉट तो सोचे होंगे, 10 थॉट तो सोचे होंगे। अब इन्हीं थॉट्स में से देखूंगा कि मैं इंट्रोडक्शन में किसको लिख सकता हूँ, मैं कंक्लूजन में किसको लिख सकता हूँ, और मैं मेन बॉडी में किसको लिख सकता हूँ। तो जो अपन ने सेकंड स्टेज पे थॉट सोचे हैं उसको अपन कहाँ पे डिवाइड कर देंगे? अपना थर्ड स्टेज के अंदर लाके। तो लिख लो, ये भी बना लो कि इंट्रोडक्शन में कितना % पार्ट रखते हैं, बॉडी में कितना और कंक्लूजन में कितना। लिखा। चलो, अभी एक चीज मैंने बताई थी कि ऐसे की 70% मार्किंग किसके बेस पे हो जाती है। तो अपन ऐसे में अब सबसे पहले किसके बारे में प्लान करेंगे? इंट्रोडक्शन। तो जो सबसे ज्यादा अपन सोच के लिखते हैं, 2 बार इवन रफ में प्रैक्टिस कर लो, 3 बार काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छा अपन को क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन। अब ना इंट्रोडक्शन लिखने के मल्टीपल तरीके होते हैं, तो लिखते जाओ इंट्रोडक्शन लिखने के तरीके। तो पहला तरीका होता है कि हम इंट्रोडक्शन को ना एक काल्पनिक घटना के माध्यम से लिख दें, कि हम एक काल्पनिक घटना या कहानी बना लें।
जैसे कि अपन एग्जाम्पल लें, इस बार ही ऐसे आया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सबने पढ़ा होगा, एआई वाला आया, ठीक है। अब काल्पनिक कहानी में कैसे बना सकता हूँ कि अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि किसी का नाम लिखूंगा। अभी अपन ने देखा था एक चीज, सेल्फ एलिमेंट कभी लेके आते हैं क्या? नहीं। तो मैं क्या लिख दूंगा, राजू एक दिन सुबह सोकर उठा तो उसने देखा उसके उठते साथ ही अपने आप पंखे की स्पीड कम हो चुकी है, एसी बंद हो चुकी है, पलंग के नीचे से उसकी चप्पल बाहर आ चुकी है, उसके पसंद का म्यूजिक बजना चालू हो चुका है, किचन में चाय तपेली पे चढ़ चुकी है, आज उसका ब्रेड बटर खाने का मन था तो अपने आप ब्रेड बटर बन के आ चुके हैं। उसने दिमाग में सोचा कि कौन ना एक अच्छी सी मूवी देखी जाए और उसके बाद मूवी की सजेस्ट लिस्ट आ चुकी है। तो अपन क्या लिखेंगे, सुनने में आपको कोई विज्ञान फंतासी लगता है लेकिन अगले 5 साल बाद दुनिया की क्या होगी, वास्तविकता। तो ये रियल स्टोरी की कहानी है, तो हम एक काल्पनिक कहानी बना सकते हैं। उससे हमने सामने वाले को दिखा दिया कि एआई कितनी बड़ी डायमेंशन हो सकती है, एआई क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो एक तरीका हमारा ये होता है। अब लेकिन काल्पनिक कहानी बनाने में ना तभी अच्छी बन सकती है जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। बहुत ज़्यादा पढ़ते हो मतलब कैसे कि आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हो, तभी आप बना पाओगे। अदरवाइज तुमने कहानी क्या बना दी कि वो लिंक ही नहीं हो रही है, कि तुम्हें दिखाना ऐसे एआई का है और तुमने दिखा दिया रोबोटिक्स पे, कि क्या दिखा रहे हो कि राजू सुबह सो के उठा, उसने रोबोट से बोला जाओ मेरा काम कर दो, रोबोट ने सोचा सर क्या क्या काम है, उसने पूरे काम करके रख दिए। यही एआई के बारे में बताता है। तो एआई की कहानी थी कि रोबोटिक्स की थी। तो जब भी हम काल्पनिक कहानी बनाएंगे ना उसके लिए हमें प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। तो जो आदमी जितने अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं वो उतनी अच्छी कहानियाँ बनाती है। और ध्यान रखना, स्टोरी टेलर अच्छा वही होता है जो बहुत सारा पढ़ता है। बिना पढ़े वाले स्टोरी टेलर को लोग बोलते हैं फेकू। और फेकू आदमी वाली स्टोरी मत लिखना, वो तुरंत समझ में आ जाएगी सामने वाले को। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों से बोल दूँ कि कल मैं घर जा रहा था, एकदम ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, तो मैं बाईपास से गाड़ी 100 पे लेके चला गया। तो क्या लग रहा है, सही कहानी है गलत कहानी है? बाईपास पे 100 की स्पीड पे कार चला ली, क्या लग रहा है, सही कहानी है। फिर मैंने बोला कि मैं जा रहा था, ट्रैफिक जाम था, मैंने खजराना चौराहे पे गाड़ी 180 की स्पीड पे दौड़ाई, गाड़ी ने अपने आप सिग्नल को नाक दिया और गाड़ी उस तरफ जाके निकल गई। तो यही डिफरेंस हो जाता है काल्पनिक कहानी में और फेंकने में। तो यहाँ पे हमें काल्पनिक कहानी लिखनी है कि फेंकना है? काल्पनिक कहानी लिखनी है कि आदमी भरोसा करे। वरना तुम बोल रहे हो कि मैं एक दिन रात को राजू ने सपने में देखा कि एलियंस का अटैक हो चुका है, उसने अपनी एआई से बोला सारे एलियंस को मार दो, एआई ने एलियंस को मार दिया और राजू को ले जाके मार्स पे छोड़ दिया। यही हमारे लिए एआई के महत्व को बताता है। तो ना अपनी हंसी उड़ेगी सामने वाले पढ़ने के नजरिए में। तो कहानी एकदम रियलिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड तरीका लिखो, इसको अपन लिखते हैं कोई बड़े आदमी के जीवन की घटना से। बड़े आदमी में तुम बिल्कुल नहीं आते हो तो अपना नाम मत लिख देना कि मैं एज अ डिप्टी कलेक्टर ये काम करने गया तो मुझे ये चुनौतियां सामने आई। तो कभी भी बड़े आदमी में अपने आप को लेके नहीं आना है, ठीक है। थर्ड तरीका क्या होता है ऐसे का चालू करने का कि हम कोटेशंस के साथ चालू करें। कोई बढ़िया अच्छा कोटेशन लिखें और कोई बड़े आदमी का नाम लिख दें, भले मन से फेंक दो। एक कोटेशन सबने बहुत अच्छे से सुना होगा कि एन आई फॉर आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। एक आंख के बदले दूसरी आंख पूरी दुनिया को क्या बना देगी, अंधा, ठीक है। ये कोटेशन किसका है? सबने पढ़ा होगा, नहीं सुना? ऐसा बोलते गांधी जी का कोटेशन है। किसका कोटेशन है? गांधी जी का। ऐसा गांधी जी ने कभी नहीं बोला। गांधी जी हिंसावादी आदमी नहीं थे, वो अहिंसा वाले आदमी थे। वो क्यों बोलते हिंसा की बात है, एक आंख के बदले दूसरी आंख, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो अपने लिए कोटेशन जब फेंकनी है ना, थोड़े ऐसे फेंकना कि आदमी कैच ना कर पाए। कि तुम बोल कि मतलब वहां पे तुमने कोटेशन लिखा है कि इस विश्व का अंत हिंसा के साथ ही होगा और नीचे लिख रहा महात्मा गांधी, कि पढ़ने वाले का भरोसा नहीं हो कि कैसे लिख सकते हो। ऐसा लिख दो, इस विश्व का अंत किसके साथ होगा, हिंसा के साथ होगा। अच्छा आदमी खुश हो गया, बढ़िया कोटेशन लिखा है। और नीचे लिख दिया ओसामा बिन लादेन, तो भी नहीं जमेगा। तो कोटेशंस लिखने के साथ में ना 2-3 चीजें बहुत ध्यान में रखनी है। पहली चीज, जिस भी हम पर्सनालिटी का नाम यूज कर रहे हैं तो जो भी कोटेशन हम लिख रहे हैं उसकी पर्सनालिटी से मैच होना चाहिए।
सेकंड चीज, वो पर्सनालिटी अनडिस्प्यूटेड होनी चाहिए, ना कि डिस्प्यूटेड। फिर हमने फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का ऐसे आया तो वहाँ पर लिख रहे हो वीरप्पन, कि जैसा कि हम वीरप्पन के शब्दों में देख सकते हैं, वीरप्पन कोई कंजर्वेटिव आदमी थोड़ी था कि उसने पर्यावरण को बचाया, वो निपटा रहा था। तो हमेशा क्या लिखते हैं कोटेशन, हमेशा नॉन डिस्प्यूटेड आदमी का। क्लियर हो गया? चलो अगला तरीका हो जाता है किसी आदमी की कविता के साथ। अब क्या लगता है, यदि तुमने कविता बहुत सामान्य अर्थों वाली लिखी है, शब्दों वाली, तो उसका अपन भावार्थ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। बट तुमने यदि कोई दोहा लिख दिया है जिसके मल्टीपल अर्थ लिख रहे हैं, या तुमने रामधारी सिंह दिनकर जैसे ही कविता लिखी है जो थोड़ी सी अपने आप में बहुत भारी हो जाती है, तो वहां पर उसका भावार्थ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखते हैं। कि अपन लिखाते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी इस कविता के माध्यम से ये बात कहना चाह रहे थे कि जो कि हमारे निबंध के विषय के परिप्रेक्ष्य में पूर्णतः चरितार्थ होती है या पूर्णतः सत्य साबित होती है। तो इस टाइप की चीज अपन लिखेंगे। अब एक चीज लिख लो जो इंट्रोडक्शन में कभी नहीं लिखना है, और जो गलतियां नए लोग बहुत करते हैं कि हम ना इंट्रोडक्शन के टॉपिक की परिभाषा लिखना चालू कर देते हैं। कि वहां पर लिखा है पर्यावरण प्रदूषण, तो अपन लिख रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण से तात्पर्य है कि, उसने हमसे ये नहीं पूछा कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, उसने कुछ हमसे सॉल्यूशन चाहा है। तो डेफिनेशन वाला हम तरीका कभी नहीं लिखते हैं। परिभाषा के साथ किसी भी ऐसे को कभी भी नहीं लिखा जाता है। चलो अब हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो इंट्रोडक्शन लिखने के बताओ जल्दी तरीके। पहला तरीका क्या हो सकता है? काल्पनिक कहानी। दूसरा तरीका एक रियल लाइफ कैरेक्टर की कहानी से। तीसरा तरीका ठीक है। चौथा तरीका ठीक है। पांचवा तरीका जो बिल्कुल नहीं करना है, परिभाषा वाला। और जब भी हम कोटेशन लिखेंगे तो पॉजिटिव पर्सनालिटी लेंगे कि नेगेटिव? पॉजिटिव, जिसका बहुत इंपैक्ट हो, जिसको लोग बहुत आदर श्रद्धा के साथ मानते हैं। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं अपने मेन पार्ट पे कि बेसिकली ऐसे की हमारी मेन बॉडी कैसे बनती है। और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होता है मोस्टली लोगों के साथ कि तुम्हें 8 पेज यहीं संभालने हैं। अब 8 पेज में कैसे लिखें, क्या करें ताकि हमारे 8 पेज बंधे रहें। तो अब यहाँ पे लिखने के ना कई कई तरीके होते हैं। तो पहली जो अवधारणा होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? क्या लिखा हुआ है? समय चक्र। तो बताओ तुम्हारे हिसाब से समय चक्र क्या होना चाहिए? हर आदमी का क्या होता है? एक पास्ट, अभी क्या चल रहा होता है, और उसके बाद क्या आता है? तो अपन जब टेम्पोरल डायमेंशन में ऐसे लिखते हैं मेन बॉडी या समय चक्र के हिसाब से लिखते हैं, तो अपन सबसे पहले उसका क्या लिखेंगे? अतीत। उसके बाद किस पे आएंगे? उसके और बाद में किस पे आएंगे? उसके। तो ऐसे लिखने का एक तरीका ये होता है कि हम उसको समय चक्र के हिसाब से लिखें। कि फॉर एग्जाम्पल तुमसे लिखा आ गया कि वर्तमान की आधुनिक नारी, क्या लिखा आ गया? आधुनिक नारी। तुमने इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर तुम बताओगे कि महिलाओं की अतीत में स्थिति क्या थी, महिलाओं की वर्तमान में स्थिति क्या है, और महिलाओं की भविष्य में स्थिति क्या होगी। ठीक है, ऐसे फिर आ गया तुम सेकंड टॉपिक ले लेते हैं अपन, जीवन में खेलों का महत्व। तो अपन क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन दिया, अतीत में खेलों का क्या महत्व था जीवन में, वर्तमान में खेलों का क्या महत्व है जीवन में, और भविष्य में खेलों का महत्व क्या होगा जीवन में। ठीक है, अगला ऐसे आ गया सामाजिक समरसता और आधुनिक भारत। क्या आ गया? सामाजिक समरसता और आधुनिक भारत। फिर अपन करेंगे कि अतीत में सामाजिक समरसता की वजह से भारत में क्या हुआ था, वर्तमान में भारत में क्या चल रहा है, और भविष्य में क्या होगा। ये तरीका क्लियर हो गया। अब बताओ इस तरीके में अपन जब भी ऐसे लिखते हैं तो डायमेंशन कम खुल रही है कि ज़्यादा? क्या खुल रही है? ज़्यादा। चलो अब अपन देखते हैं अगला तरीका। यदि तुम्हें इसमें डायमेंशन ज़्यादा लग रही है तो उसमें तुम घबरा जाओगे। ठीक है, जो अपना सेकंड तरीका होता है, तो इसका अपने नाम क्या लिखा था? कौन सा चक्र था ये?
अगला तरीका कौन सा है? क्या लिखा हुआ है? अब बताओ जीवन चक्र का मतलब क्या हुआ? कि हमने कोई भी जीवन चक्र अपना चालू हुआ है, तो जीवन चक्र में सबसे पहले कौन आता है? कौन आ जाता है? व्यक्ति। व्यक्तियों से मिलके क्या बनता है? क्या बनता है? परिवार। बताओ परिवार से मिलके क्या बनता है? समाज। समाज से मिलके क्या बनता है? क्या बनता है? और सबसे आखिरी में क्या आता है? तो बताओ इसमें कम डायमेंशन थी कि और ज्यादा डायमेंशन थी? डायमेंशन क्या हो चुकी है? और ज्यादा। तो इसको अपन बोलते हैं जीवन चक्र वाला तरीका। कि बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपन ने जैसे फॉर एग्जांपल ये लिख लें कि शिक्षा जीवन का आभूषण होती है। क्या होती है? शिक्षा जीवन का आभूषण होती है। तो सबसे पहले हम किसी एक व्यक्ति को उठा लेंगे। अब्दुल कलाम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उन्होंने शिक्षा ली, उन्होंने इतना सारा अचीवमेंट किया लाइफ में, ये व्यक्ति की बात होगी। फिर हमने क्या किया कि उसको परिवार की डायमेंशन में जोड़ सकते हैं कि कोई भी तुम एक फैमिली का नाम ले लो कि डॉक्टर सीवी रमन की फैमिली देख लो, जो अपने सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे जिसको नोबेल प्राइज मिला है, उनके भतीजे थे। वो तुम्हारी परिवार की डायमेंशन हो सकती है कि यदि एक आदमी पढ़ जाए पूरे परिवार का उद्धार कर देता है। सेम पर अपन समाज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, सेम स्टेट का, सेम कंट्री का और सेम वर्ल्ड का। चलो सेकंड टॉपिक हम ले लेते हैं कि बढ़ती हुई तकनीक, वर्तमान में बढ़ती हुई तकनीक। बताओ कैसे तोड़ोगे इसके लिए? चलो और ही सिंपल कर देते, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही टॉपिक है, उसको यदि तुम ब्रेक करना चाहो इस डायमेंशन से तो ब्रेक होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले तुम लिख दोगे कि व्यक्तिगत स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से क्या क्या फायदे, क्या क्या हानियां हो सकती हैं, परिवार के स्तर पर चीजें क्या हो सकती हैं, समाज के स्तर पर क्या हो सकती हैं, प्रदेश के स्तर पर क्या हो सकती हैं, देश के स्तर पर क्या हो सकती है और विश्व के स्तर पर। तो दूसरा तरीका समझ में आ गया। तो पहला तरीका बताओ क्या था अपना? क्या था अपना? तो समय चक्र में अपन किस किस को देख रहे थे? किस किस को? पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को। सेकंड आया अपना जीवन चक्र, इसमें अपन ने किस किस को देखा? व्यक्ति, उसके बाद परिवार, फिर समाज, फिर प्रदेश, फिर देश और फिर और कोई देखना चाहे तो ब्रह्मांड ले लेना। बोल देना एलियंस के भी अधिकार होते हैं कि एआई से फायदा क्या होगा, हम कोई मिल के जादू बना लेंगे, जादू दिन भर आ रहा है बढ़िया, झाड़ू पोछा करवा लेंगे जादू से ही। ठीक है चलो। अब इसके बाद ना एक तरीका हमारे पास और होता है जो मतलब मैं इस तरीके से लिखता हूं और इसको नाम मैंने ही दिया है। क्या लिखा हुआ है? अगला क्या लिख दिया? तो मैं ऐसे जनरली लिखना प्रेफर करता हूँ सिलेबस चक्र के अनुसार। अब समझते हैं सिलेबस चक्र क्या होता है। अभी तक तुम लोग को क्या लग रहा था? जीवन चक्र, सबसे पहले तुमने समय चक्र देखा तो लगा ऐसे बहुत खुल जाएगा, फिर जीवन चक्र में क्या लगा और ही खुल गया। अब देखना इसमें कितना खुलता जाएगा। बताओ पेपर 1 पे आ रहे हैं, किस पे आ रहे हैं? क्या आ चुका है? क्या आ चुका है? अगला क्या आ चुका है? अगली चीज
चलो फिर भी तुम्हारा ऐसे लेते हैं अपना टॉपिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, उसकी क्या लिखूंगा, हिस्ट्री, कैसे विकास हुआ, किस आदमी ने बनाया, कैसे कैसे मर्ज हुआ। फिर क्या लिखूंगा, तो कल्चर में क्या लिखेंगे थोड़ा बताओ तुम लोग, पर मैं बताता हूँ। एआई और कल्चर को कैसे लिखोगे? एआई के आने से कल्चर पे क्या परिवर्तन आए हैं? फेक न्यूज बढ़ रही है, सामाजिक ताना बाना बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगली चीज क्या आ चुकी है, इसका मतलब क्या है कि एआई हर एरियाज में इक्वली पॉपुलर है कि सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड में पॉपुलर है अभी? पर अपन बताएंगे अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट हैं जो आज भी एआई से अछूते रह गए हैं, लैटिन अमेरिका है जहाँ पे लोग एआई के बारे में जानते नहीं हैं। अगली डायमेंशन क्या आ जाएगी कि हमारे पास गवर्नेंस के कौन से इशू हैं, नियम कानून नहीं है, एआई से नए नए क्राइम हो सकते हैं, उसको हम कैसे रोकेंगे। अगली डायमेंशन हमारी कौन सी आ गई है? फिर यहाँ महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार को लिखो, वृद्धों के प्रति होने वाले अत्याचार, बच्चों के प्रति पोर्नोग्राफिक कंटेंट, ये सब किसमें आ जाएगा हमारा, सोसाइटी में। अगला कौन सा लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमारे पास साइबर थाना नहीं है आज की हालत में, हमारे पास एक मजबूत तंत्र नहीं है जो एआई से होने वाले क्राइम को रोक पाए। एआई के आने के बाद से सरकार के पास रोज नए नए चैलेंज आएंगे, उनको हमें कैसे टेकल करना है। नेक्स्ट, इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट आ सकता है, एआई और किस प्रकार के साइंस को बढ़ा सकती है, एआई के आने से कौन सी टेक्नोलॉजी आ सकती है। अगली चीज, इतने सारे कंप्यूटर बनाएंगे, वेस्टेज होता जाएगा, एनर्जी डिमांड बढ़ेगी, एनवायरनमेंट पे क्या फर्क आएगा। और सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, इथिकल कंसर्न, कि आखिर इसके सामने नैतिकता या मानवता के समक्ष कौन सी समस्या आ चुकी है। सेकंड ऐसे ले लो तुम, फॉर एग्जाम्पल बताओ, तुम ही लोग एक कोई टॉपिक बताओ अच्छा सा, सोचो कोई अच्छा सा टॉपिक। चलो एक टॉपिक लेने, रघुकुल प्रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाइए, टॉपिक ले सकते हैं। यदि अपन पहले तरीके पे जाएं, किस तरीके पे जाएं, सबसे पहले पहले वाली तरीके पे, तो उस पर अपन कैसे लिखेंगे इसको, थोड़ा सोचो दिमाग से, लिखो, हेडिंग लिख लो सब लोग, बताओ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाई। बस इतना ही सोचना था, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। अपन यदि पास्ट पे जाएंगे तो अपन क्या करेंगे, भारत में बहुत सारे तुम्हें राजाओं के एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी जान दे दी लेकिन अपनी कही हुई बातों से नहीं अड़े। पृथ्वीराज चौहान, भगवान राम, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कर्ण, राजा हरिश्चंद्र, सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। वर्तमान में आओगे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। पर अपन यहाँ पे क्या दिखाएंगे, अभी तो अब नैतिक मूल्य गिरते जा रहे हैं, तो लोग क्या कहते हैं, वचन मिली चला जाए, जान नहीं जानी चाहिए, तो ये अपनी भविष्य की डायमेंशन हो जाएगी। सेकंड, यदि अपन इसके लिए व्यक्तिगत चक्र के हिसाब से लिखें, ठीक है, जीवन चक्र के हिसाब से, तो क्या लिखेंगे कि भाई इस चीज़ का इंडिविजुअल लेवल पे क्या इफेक्ट आता है, फैमिली पे क्या आता है, सोसाइटी पे क्या आता है। यदि इसको अपन सिलेबस चक्र के अनुसार लिखें तो हिस्टोरिकली इसका क्या क्या इफेक्ट रहा है, या इसकी हिस्ट्री कहाँ से आती है, हमारी भारतीय संस्कृति का भाग रहा है। जियोग्राफी के मतलब इन देशों में सामाजिक मूल्य बहुत उच्च हैं, लोग इन चीज़ों को मानते हैं, तो इसमें अपन क्या करेंगे, अपने ऐसे को लिखते जाएंगे। तो अब ऐसे लिखने के बस 3 तरीके होते हैं मेजरली, बाकी हर आदमी अपने हिसाब से फ्री है लिखने के लिए, बट इन 3 तरीकों से काम बन जाता है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये तरीका जनरली किसके हिसाब से बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे पास ना यहाँ पे मिनिमम बता रहा हूँ, सोचो जब ऐसा तुम ऐसे ब्रेक करोगे ना और तुम पॉइंट खोलोगे, तुम्हारे पास हर चीज़ के 3-3, 4-4 पॉइंट आ जाते हैं।
तो तुम्हारे लिए लिखने हैं टोटल 10 पेज, लेकिन तुम्हारे पास थॉट कितने आ जाते हैं, तो तुम अपने आप बहुत अच्छा ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि हमारे लिए एक ऐसे लिखना है कितने शब्दों में, 1000, और दूसरा कितनों में लिखना है, तो दोनों एक जैसे तरीके से लिखेंगे, अलग तरीके से। तो यदि हमने 1000 वाला तरीका किससे लिख दिया है, तो दूसरे को हम किस चक्र से लिखेंगे, या तो जीवन चक्र या फिर समय चक्र। कहानी क्लियर हो गई। सेकंड चीज, यदि हमने ए वाला ऐसे कहानी से चालू किया है, एक ऐसे को, तो दूसरे को कहानी से चालू करेंगे, कोटेशन से। कभी भी हम एक जैसी फ्लो में 2 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। और ध्यान रखना, छोटे वाले ऐसे में हम कहानी अवॉइड कर देते हैं। रीजन क्या होता है कि कई बार क्या होता है, कहानी जैसे तुमने देखा होगा 1.5 पेज तक चली जाती है। अब छोटे ऐसे में क्या होगा कि तुमने 1.5 पेज तक कहानी लिख दी है, सामने वाला बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा, देख के एकदम खुश हो गया, एकदम पागल हो चुका है, एकदम रो दिया वो तो, कि क्या कर लिख दिया इस आदमी ने, एकदम मैंने जीवन में सोचा नहीं था। लेकिन जब 5 पेज पे आएगा वो घबरा जाएगा, अरे यार पार्ट 2 कब आएगा, आखिर मारा क्यों कटप्पा को, कटप्पा ने मारा क्यों, मामा मामा चिल्ला रहा था, उसने निपटा दिया, अब क्या करूं मैं। फिर वो नंबर कितने देगा, 5, क्योंकि इसको पार्ट 2 देखना है, वो अगले साल तुम्हारा इंतजार करेगा कि फिर कॉपी आएगी, फिर मैं देखूंगा आखिर मारा क्यों था। तो ध्यान रखना, कहानी वाला तरीका जनरली अपन कहाँ लेके जाते हैं, 10 पेज में, तभी वो अपना पूरा समअप हो जाता है। 5 पेज वाले में क्या हो जाता है, ऐसे बहुत खिंच जाता है हमारा, बहुत ज्यादा खिंच जाता है कि उसको हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं बाद में अल्टीमेटली। तो यहां तक कहानी क्लियर है। चलो अब अपन आते हैं किस वाले पार्ट पे, कंक्लूजन वाले पार्ट पे। किस पे आएंगे, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में ना 2 चीजें ध्यान में रखना है। जब भी हम ऐसे को किसके फॉर्म में लिखते हैं, स्टार्टिंग में किसके फॉर्म में लिखते हैं, कहानी, या तो बना के काल्पनिक कहानी या रियल कहानी। तो जिस कैरेक्टर के नाम पे हमने इंट्रोडक्शन लिखा है, कि मैंने नाम क्या लिख दिया इंट्रोडक्शन में, राम, ठीक है। तो मैंने लिखा फॉर एग्जांपल AI के बारे में कि राम ने सब उठ के देखा, ये सारी चीजें हो रही थी। तो कंक्लूड भी कैसे करेंगे कि इस निबंध के माध्यम से हमने देखा कि राम ने अपने जीवन में AI के माध्यम से कितनी सारी सुविधाओं को पा लिया है। तो जिस भी कैरेक्टर के नाम से हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो कंक्लूजन में हमेशा किसके नाम से आता है, उसी कैरेक्टर के नाम से। फॉर एग्जाम्पल हमने यदि महिला शिक्षा पे ऐसे लिखा और हमने वहां सावित्रीबाई फुले की कहानी से चालू कर दिया या ज्योतिबा फुले की कहानी से चालू कर दिया, तो जब हम कंक्लूड करेंगे तो तब भी नाम किसका लिखेंगे, सावित्रीबाई फुले या ज्योतिबा फुले का। यदि कोई ऐसे आ गया सामाजिक समरसता या सामाजिक न्याय का, और उसको हमने चालू किया है अंबेडकर की कहानी से, तो हम खत्म भी किसकी कहानी पे करेंगे, अंबेडकर जी की कहानी पे। रीजन क्या है, उससे ना सामने वाले के दिमाग में 360 व्यू आ जाता है, पूरी ऐसे घूम जाता है दिमाग में, अच्छा अरे हाँ यार ये कहानी थी, वो खत्म भी उसने इस चीज से कर दिया। क्लियर हो गई कहानी। चलो सेकंड तरीका, यदि हमने कोटेशंस के साथ ऐसे को लिखा है, किसके साथ लिखा है ऐसे को, कोटेशंस के साथ, तो जनरली हम बीच में कोटेशंस डालेंगे, हम कंक्लूजन में कोटेशन नहीं डालते हैं, वरना पता है वो सामने वाले के दिमाग में इंप्रेशन क्या जाता है, ये भावार्थ खेल रहा है, कि पहले 4 पंक्तियां लिखी फिर उसका भावार्थ लिख दिया, फिर 4 पंक्तियां लिखी फिर उसका भावार्थ लिख दिया, और अंत में इसने फिर अब छोड़ दिया, अब पता ही नहीं इसका भावार्थ क्या होगा। समझ रहे, वो हैप्पी एंडिंग की फील नहीं है, तो उसमें आती पार्ट 2 वाली फीलिंग, कि वो ऐसा आता है कि अब पार्ट 2 भी आएगा, फिर वो इंतजार करेगा अगले साल फिर आएगा, फिर बताएगा कोटेशन के आगे क्या लिखना था। तो कभी भी इस तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं। यदि कविताओं से ऐसे खत्म कर रहे हो तो वही कविता लिखो जिसका अर्थ पढ़ते ही साथ समझ में आ जाए। ये तुमने लिख दिया बाद में कि नारी शक्ति पे ऐसे था, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, ठीक है, तो वो नीचे लिख दिया नंबर देने वाले की मजबूरी, बस मैं ही समझता हूँ, और 0 नंबर दे के आगे बढ़ गया। तो जब भी यदि किसी पोइट्री से ऐसे खत्म करो तो हमेशा पोइट्री ऐसी होनी चाहिए जो अपने आप में एंड हो जाए और जो अपने आप को एक्सप्लेन कर दे। ऐसा नहीं कि तुमने 2 ऐसे खत्म कर दिया फिर वो आदमी सोच रहा पता नहीं क्या मतलब है। क्लियर है वही कहानी। तो कंक्लूजन हमेशा उस तरीके से करते हैं कि आदमी को समझ में आ जाए कंक्लूजन हो चुका है। जैसे अपने घर में तुम बताओ, कोई भी घर में खाने पे आता है तो सौंफ कब लेके आते हो, स्टार्टिंग में कि लास्ट में? ऐसा होता है कि सौंफ खिला दी फिर बोले अरे अंकल अरे भैया बैठो तो यार आम रस और पी जाओ 1 गिलास, कहाँ इतनी जल्दी जा रहे हो। मतलब जब आदमी को ऐसा होता है ना कि बस यार भैया बहुत देर हो गया तुम निकल लो यार, तो आदमी क्या कहते हैं भैया सौंफ आओ, भैया थोड़ा सौंफ वगैरह खा लो,
तो एक तरह से इनडायरेक्टली वो इंडिकेशन होता है कि अब बहुत देर बैठ लिए, अब आप चले जाइए, इज्जत बहुत गिर चुकी है। यदि आदमी बोल रहा है कि भैया अरे बैठो यार, अभी तो आम रस भी आ रहा है, अरे भैया बैठो चाय भी आ रही है, इसका मतलब क्या है, अभी बैठो, अभी आपको भगा नहीं रहे हैं। सबने देखा हो घर में बचपन से कि भैया लौंग इलायची लीजिए आप, उसका मतलब ही है कि बस भैया बहुत हो गया, अब नहीं। या पापा लोग की जनरेशन में देखा है, आओ भैया चलो पान खा के आए। तो कभी ऐसा देखा तुमने कि कोई अंकल पान खाने गए फिर वापस लौट के आए हो? जो आए हैं तो उनको तुमने कहीं पहन नहीं पड़े। तो सिमिलर वे में होता है कंक्लूडिंग वाली चीज। कंक्लूड ऐसा हो जाए ना कि आदमी को समझ में आ चुका है, अब ना इसको डिलीवरेंस के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, चलो अब अपन अगला जो स्टेप लिखना है ऐसे के लिए लिखो। अपन लिखा था ना 7 स्टेप टोटल, तो 4th नंबर के स्टेप पे आ जाओ। कि हमें ऐसे में ना विवादास्पद तत्वों को नहीं लिखते हैं, या जो कोई विवाद वाली चीजें हैं या जो डिस्प्यूट अराइज कर सकती है उससे हम पूरे ऐसे में दूर रहते हैं, डिस्प्यूट से। और विवादित चीजों का मतलब क्या है, हम वो कोई भी चीज नहीं लिखेंगे जिसके समर्थन हमारी सरकार नहीं करती है। ठीक है, हमें पूरे, तुम्हें बताओ कि तुम पीएससी से सिलेक्ट क्यों होना चाहते हो? सरकार के अपोज में जाने के लिए कि सरकार का पार्ट बनने के लिए? सरकार का पार्ट बनने के लिए। और तुम वहां पे ऐसे पे लिख रहे हो कि भारत की जो भी अर्धसैनिक बल हैं वो खराब होते हैं, महिलाओं के प्रति हिंसा करते हैं। अब तुम ऐसे में ये लिखोगे, तुम एक्सपेक्ट करोगे नंबर अच्छे वाले से कैसे मिले? तुम सरकार के पार्ट हो, तुम भली, तुम्हें जो बुराइयां उनको तक छुपाना है और तुम और उजागर कर रहे हो। कहानी क्लियर होगी? चलो 5th स्टेप लिखो। कि कभी भी ना हम ऐसे में मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, कभी भी हम मिसकोट नहीं करते चीजों को कि तुमने मन से कुछ भी लिख दिया वहां पे उठा के, अपनी तरफ से तुमने कि फेक डेटा रख दिया कि महिलाओं का वाला डेटा था कि तुमने अपनी तरफ से लिख दिया कि हाल ही में आई हुई शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में तकनीकी क्षेत्र में 80% महिलाएं हो चुकी हैं। कभी भी मिसकोटिंग डेटा ऐसे में बिल्कुल नहीं दिया जाता है। डेटा तभी देते हैं जब एग्जैक्ट पता हो। ठीक है, या फिर तुम्हें पता है कि 80 है कि 13 तुम लिख दिया लगभग 80%, ऐसा नहीं कि 20 और तुम लिख रहे हो उसके लिए 80%। क्लियर हो गया? चलो 6th स्टेज लिखो। कभी भी हम ना पेरी फेरी पे नहीं जाते हैं टॉपिक की, हम टॉपिक के सेंटर में रहते हैं। किस पर रहते हैं? टॉपिक के सेंटर पर। चलो अब थोड़ा सा मुझे बताना एक चीज। तुम अपने एक दोस्त से मिल रहे हो और वो जब भी तुमसे मिलता है और ये बातें करता है कि यार भाई देखी मेरी शर्ट आज कितनी सही लग रही है, 800 रुपये की खरीद के लाया, जूते देखे 2000 रुपये के लाया, पेन देखा 30 रुपये का लाया, उस आदमी के लिए तुम क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? मनी माइंडेड। तो सिमिलर बेस पे होता है ऐसे के साथ कि ऐसे मैंने क्या बोला ना, अपनी भावनाओं को दिखाता है। अब उसने तुमसे पूछा है 21वीं सदी में नारी की स्थिति, तो नारी की स्थिति बहुत सारी हो सकती है। अब तुमने क्या किया कि तुम एकदम से भटक गए और तुम किसकी तरफ बढ़ चुके हो पूरा ऐसे लेके नारी। तो तुमने ऐसे गलत लिखा है कि सही लिखा है? गलत नहीं लिखा है, तुम सही चल रहे हो भाई। नारी की स्थिति पूछी है, तुमने हिंसा वाली डायमेंशन उठा ली है। अब लेकिन तुमने 4 पेज में हिंसा लिख दी है, तो इतनी उसके लिए जरूरत थी कि नहीं थी? फॉर एग्जाम्पल कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे आए हैं, AI पे आ गए हैं, या आ गया सोशल मीडिया का दुरुपयोग, और तुम वहां पे एक ही चीज पर लिखे जा रहे हो 1.5 पेज तक, ट्रोलिंग ट्रोलिंग ट्रोलिंग। गलत नहीं लिख रहे हो, बट तुम टॉपिक से डेविएट हो चुके हो। कि कई बार क्या होता है ऐसे लिखने के टाइम पे ना, हम एक डायमेंशन को बहुत बड़ा बना देते हैं और दूसरे डायमेंशन को कर देते हैं बहुत ज्यादा छोटा। तो आपका पर्सनालिटी एस्पेक्ट दिखाने लगता है कि हो सकता है इस आदमी का हर कोई मजाक उड़ाता हो, इसलिए किसके बारे में लिख रहा है? ट्रोलिंग के बारे में। हो सकता है इसने अपने घर में अपनी माँ के साथ या अपने खुद के ऊपर जीवन में हिंसा देखी हो, इसलिए किसके बारे में लिख रहा है? हिंसा के बारे में।
कोई आदमी है कि वो लिख रहा है आतंकवाद और बलात्कार के बारे में, इसका मतलब क्या है, उसकी मानसिकता ही बहुत ओछी है कि वो उसको दो ही चीज़ें दिखती हैं लाइफ में। सब क्या दिखता है, ग्रे एरियाज। वो ना तो वाइट एरियाज को देख पा रहा है ना ब्लैक एरियाज को देख पा रहा है। तो कभी भी हमें टॉपिक से डेविएट नहीं होना है। और डेविएशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम जितने अच्छा पहले ऐसे का फ्लो चार्ट बनाएंगे उतने अच्छे से हम लिख पाएंगे। तो कभी भी हम ना ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखते, हम पहले क्या बनाते हैं, उसका फ्लो चार्ट। तो वहीं पे आती है। अब तुम ही सोचो कि मैंने नारी वाला टॉपिक लिया है और मैंने 80 पॉइंट लिख लिए हैं, तो मैं क्यों हिंसा पर ज़्यादा जाऊँगा, मैं बाकी तरीकों पर जाऊँगा। मैं हिंसा पर ज़्यादा तो कब जाऊँगा, जब मैंने ऐसी की फ्लो नहीं बनाई, ये सब लिखना चालू कर दिया है। अब उस कंडीशन में क्या हुआ, दिमाग में क्या याद आ गई, हिंसा। अब मैं एकदम भावनाओं में बह गया, मैंने लिख दिया 4 पेज तक हिंसा चल रही, पर बाद में याद है नहीं इतना भी नहीं पिटा था मैं, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया। फिर कंट्रोल करने के लिए आऊँगा, चीज़ें कवर नहीं हो पाती है। चलो 7वां तरीका लिखो, और ये अटमोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका है। जितना ज़्यादा ऐसे खुद लिखने से अच्छा नहीं होता है, उतना ज़्यादा ऐसे अच्छा होता है पढ़ने से। तो हम जितना सारा कंटेंट पढ़ेंगे उतने ज़्यादा हमारे डाइवर्सिफाइड व्यू होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपके थॉट खुलते जाते हैं, उतनी सारी आपको डायमेंशन पता होती है कि इस डायमेंशन में क्या लिखना है, इस डायमेंशन में क्या नहीं लिखना है। तो बताओ टोटल कितने ऐसे लिख रहे हैं अपन लोग इस बार, टाइम टेबल खोल के देखा कितने लिख रहे हैं, 10 की 11? 10 तो अपन प्रैक्टिस वाले लिखेंगे और एक कहाँ पे लिखेंगे, अपना सिमुलेटर टेस्ट में। और तुम 12 जाके कहाँ पे लिखोगे? तो सबने टॉपिक देख लिए हैं, ऐसे के टॉपिक सबने देख लिए हैं कि पहले वाले में जो ऐसे आएगा वो किससे आएगा, जो वहाँ पे टॉपिक मेंशन है। तो अपन तैयारी कैसे करेंगे, उसी के हिसाब से करना है। ऐसा नहीं है कि टॉपिक दिया है वहाँ पे शिक्षा वाला और तुम पढ़े जा रहे हो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला, फिर आगे कुछ भी लिखे जा रहे हो। चलो जल्दी से 5 मिनट में पूरा समराइज करो, जल्दी क्विकली बताते जाओ, पेज पलटा के बताओ। तो ऐसे लिखना ज्ञान अकेला है कि और सारी चीज़ें? 4 चीज़ें, ज्ञान, रचनात्मकता, शैली और हमारी भाषा। ठीक है, पहली चीज़ देखी थी, फिर हमने देखी थी 4 चीज़ें जो ऐसे में बिल्कुल नहीं करना है, गलतियाँ। पहली किसकी गलती नहीं करनी है, व्याकरण। सेकंड चीज़, हाँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ, डब्बा हूँ, सब जो भी हैं बड़े आदमी हैं। थर्ड गलती क्या नहीं करनी है, क्या नहीं करना है, हाँ। फोर्थ गलती क्या नहीं करना है, क्या? ठीक है, फिर अपन ने देखे ऐसे लिखने के टोटल 7 स्टेप। तो पहला स्टेप क्या था, तो हमें वो टॉपिक लिखना है जो कोई नहीं लिख रहा है कि वो जिसमें हम कंफर्टेबल हैं। यदि हम 3 टॉपिक में इक्वली कंफर्टेबल हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे जो कोई नहीं लिख रहा है हम वो लिखेंगे। अब जैसे हमने टॉपिक चूज किया है, फिर हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, थॉट्स को सिर्फ लिखते जाएंगे, अभी स्ट्रक्चर नहीं करेंगे, सिर्फ लिखते जाएंगे। थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टोटल ऐसे का कितना पार्ट होता है, 8 से लेके 10%। मेन बॉडी कितने परसेंट पार्ट होती है, 80%। कंक्लूजन कितने परसेंट पार्ट होता है, कितना, 8 से 10%। चलो फिर अपन आ रहे हैं इंट्रोडक्शन लिखने पे। तो इंट्रोडक्शन लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका क्या होता है, काल्पनिक कहानी। दूसरा तरीका वास्तविक घटना। तीसरा तरीका, चौथा तरीका कविता, संस्कृत का श्लोक, कोई सूक्ति, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आते हैं अपन मेन बॉडी पे। तो मेन बॉडी के लिखने के 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है, कौन सा, समय चक्र में क्या क्या आ जाएगा, अतीत, वर्तमान और भविष्य। सेकंड तरीका क्या हो जाएगा, उसमें क्या क्या आ जाएगा, व्यक्ति, समाज, परिवार, मानव, और एक एक डायमेंशन बढ़ के अल्टीमेटली विश्व तक। ब्रह्मांड पे मत जाना, मजाक में बोल रहा था। एक आध कोई सही में लिख दे ब्रह्मांड, कि हमारे सौरमंडल के बाहर भी एक दुनिया है, उनके लिए कौन सोचेगा। ठीक है, अभी नहीं सोचना, अपन बस अर्थ बच जाए बहुत है। थर्ड तरीका कौन सा है, सिलेबस चक्र। सिलेबस ओपन करते जाओ और टॉपिक को लिखते जाओ। तो बताओ यदि 2 ऐसे लिखना है तो एक ही तरीके से, अलग तरीके से। यदि एक हमने सिलेबस चक्र से लिखा है तो अगला किस पे लिखेंगे,
जीवन चक्र से। चलो ये कहानी क्लियर हुई। चलो अब आते हैं नेक्स्ट डायमेंशन पे, जो कंक्लूजन लिखेंगे। तो यदि हमने अपनी ऐसे को कहानी से चालू किया है तो कंक्लूजन में भी किसका नाम लिखेंगे? कहानी के कैरेक्टर का। यदि कोटेशन से चालू किया है तो कोटेशन लिखेंगे क्या? यदि कविता से खत्म करना है तो कैसी कविता लिखेंगे? जिसका अर्थ खुद हो। और कभी सूक्ति से गलती से खत्म मत कर देना, सूक्ति में तो समझाने वाली चीज होती है, उससे कभी खत्म मत करना, ठीक है। फिर आते हैं ऐसे के फोर्थ स्टेप पे। तो फोर्थ स्टेप क्या था? क्या था? ठीक है। फिफ्थ स्टेप क्या था? ठीक है। सिक्स्थ स्टेप क्या था? ठीक है। और सेवेंथ स्टेप पढ़ना है, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे ऐसे क्या होगा उतना ज़्यादा अच्छा। और ना डेली 10-15 मिनट का टाइम निकालो। एक जनसत्ता न्यूज़पेपर का नाम सबने सुना है? जनसत्ता की ऐप डाउनलोड कर लो और उसके एडिटोरियल पढ़ना चालू करो। रीजन क्या है कि अपने लिए ना 25 नंबर का ऐसे आता है करंट टॉपिक वाला, और दैनिक भास्कर या और भी जो पेपर है ना, ये नहीं बोल रहे हैं उनके एडिटोरियल खराब हैं, अच्छे उनके भी हैं, लेकिन सबसे अच्छे नहीं हैं। सबसे अच्छे एडिटोरियल किसमें आते हैं? जनसत्ता में, कि बहुत अच्छे से लिखते हैं, एकदम क्रिस्प कंटेंट में, साहित्यिक हिंदी है उनकी। थोड़ा सा बाकी पेपर का अपना नाम नहीं लेना ऐसे किसी का भी, बाद में कॉपीराइट क्लेम हो जाए, ठीक है। तो उनका जो कंटेंट है ना थोड़ा सा पॉलिश नहीं होता है, मतलब वो अपनी आम बोलचाल की भाषा हो जाती है, जबकि ऐसे में थोड़ी सी अपन अच्छी भाषा लिखते हैं, साहित्यिक भाषा लिखते हैं। तो वो कहाँ मिल जाएगी अपने लिए? जनसत्ता। तो बढ़िया ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें एडिटोरियल का ऑप्शन मिल जाएगा, या उसका ई पेपर फ्री मिल जाता है। बढ़िया डेली अपना 15-20 मिनट पढ़ लिया, जो भी करंट में अपना 1-2 उसमें आते हैं संपादकीय वाले पेज में, तो उससे अपनी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। चलो यहाँ तक कहानी क्लियर है। बताओ कल क्या डिस्कस करना है अपने लिए? पेपर 3 यूनिट 10। अब ना यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इस बार एक क्वेश्चन आया था, तो वो किसके बारे में था? प्राइमरी सेडिमेंट रॉक लिखा था कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस? चट्टान लिखा था कि प्रक्रिया? प्रक्रिया, ठीक है। तो उसके बारे में बता दूं, वही नाम नहीं ले सकते, अच्छा नहीं लगता है। एक दोस्त है, मतलब छोटा भाई मान लो, कि वो हरिशंकर यूनिवर्सिटी से जियोलॉजी से बीएससी भी है, आईआईटी खड़गपुर से एमटेक है, और उस पर भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं बना है। तो फिर तुम और हमारी तो क्या ही मजाल है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है? हाँ, ये सबके लिए बराबर होते हैं, ये ना हम पे बनना है ना तुम पे बनना है। सेडिमेंट्री रॉक अलग बात होती है, वो प्रोसेस है, बढ़िया डायग्राम बनता है। किसी ने सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस देखी है? ए हॉरिजॉन, ई हॉरिजॉन, ओ हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सेम प्राइमरी सेडिमेंटेशन प्रोसेस की डायग्राम है। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, अपन तो बस इतना पता है अपन को, लिथिफिकेशन और पॉडजोलाइजेशन, बस इतने में सब बन जाएगी अपनी सेडिमेंट्री रॉक, इससे तो अपन को नहीं लिखना है। क्लियर हो गई कहानी? तो जो हमेशा आने वाले क्वेश्चन है उनको कवर करना है, ना कि ऊट पटांग चीज़ों। चलो बाकी देखते हैं अपन कल।